नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। मानसून से पहले देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। आज 2 जून है और 2 जून को बाबा केदार के कपाट खुले ठीक 1 महीने हो गए हैं और इन 1 महीनों में बाबा केदार के दर पे प्रतिदिन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का अगर आंकड़ा निकालें तो लगभग 24,000 लोग प्रतिदिन भगवान शिव के इस 11वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने घोर दुर्गम केदारखंड की पहाड़ियों पे पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने बताया है कि 1 महीने में चारधाम यात्रा से लगभग 200 करोड़ रुपए का व्यापार भी हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चारधाम यात्रा का क्या महत्व है उत्तराखंड की आर्थिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में। डाटा की बात करें, आंकड़े की बात करें तो लगभग 40 करोड़ 50 लाख रुपए सिर्फ घोड़ा खच्चर वालों ने इस 1 महीने में कमाए हैं चारधाम यात्रा से। जबकि हेलीकॉप्टर की बात करें तो हेली कंपनियों ने भी 35 करोड़ से अधिक का व्यवसाय किया है। जबकि डंडी कंडी जो कि 20 किलोमीटर की जो बाबा केदार की पैदल यात्रा है उसमें बेहद अहम रोल रखती है। 1.25 करोड़ से अधिक का व्यवसाय उन्होंने भी किया है। हालांकि बीच में कुछ दिन घोड़ों में एक संक्रामक बीमारी फैलने की वजह से घोड़ा संचालन बंद रहा, घोड़ा खच्चर। बावजूद उसके 40 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यवसाय होना ये बताता है कि लोगों में कितना उत्साह है इस चारधाम यात्रा को लेकर के। उत्तराखंड सरकार ने उम्मीद जताई है कि आगे चल करके यात्रा जोर पकड़ेगी और देश विदेश से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो और आएंगे और उनकी सेवा सुरक्षा और भी करेगी उत्तराखंड सरकार। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार की राजनीति में जो है काफी उठक पटक जो है जारी है, काफी हलचल मचा हुआ है। चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, सभी एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में जो है देश के प्रधानमंत्री जो है लगातार बिहार दौरे पर आए हुए हैं। बिहार को जो है बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि कहीं ये सौगात नहीं है, कहीं ना कहीं ये जुमलेबाजी है, क्योंकि इससे पहले 2015 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री जो है 1,25,000 करोड़ रुपया का जो पैकेज दिए थे वो पैकेज कहाँ गया। कहीं ना कहीं जो है ये जुमला है। अगर देश के प्रधानमंत्री अगर गुजरात में जो फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं और बिहार आते हैं तो फीता काटते हैं। अगर बिहार आए हैं तो कम से कम तो उनको फैक्ट्री का उद्घाटन करना चाहिए था, उद्योग लगाना चाहिए था, ताकि बिहार के युवक को जो है रोजगार मिल सके, बिहार के युवक जो है पलायन ना हो सके। देश के प्रधानमंत्री ने जो है वंदे भारत एक्सप्रेस का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये बिहार के लिए जो है स्वागत है कि बिहार के युवा जो है गुजरात जा सकेंगे, वहां पर जो रोजगार उनको मिलेगा। इसी कड़ी में जो विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि अगर बिहार के लिए जो है वंदे भारत एक्सप्रेस दे रहे देश के प्रधानमंत्री, इससे अच्छा होता कि बिहार में उद्योग लगा देते, ताकि बिहार के नौजवान को जो है गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई ना जाना पड़ते। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, खास करके अगर मैं बात करूं, विपक्ष ये कटाक्ष कर रहे हैं कि लगातार जो है जदयू और बीजेपी का सरकार जो है 20 वर्ष से बिहार में है। आखिर बिहार की जो बदहाल स्थिति है, बिहार में उद्योग नहीं लगा है, बिहार के नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, बिहार में का जो कानून व्यवस्था है, बिहार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा की जो बदहाल स्थिति है, सब जो है नीतीश कुमार जी के वजह से है। अगर चाहते तो बिहार जो है आगे जो है विकास कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। खास करके जो है चुनाव जो नजदीक आ रहा है तो जो है दोनों में, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों में जो है गर्मागर्म जो है जारी है। सभी लोग जो है बिहार के जनता के बीच में जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, बिहार के जनताओं के बीच में जाकर जो है लंबे लंबे भाषण फेंकते हैं। बिहार की जनता भली भांति जान चुकी है कि किसके बहकावे में हमें आना है, कहाँ पे हमको मतदान करना है। कहीं ना कहीं जो है 4-5 महीने जो चुनाव के जो बचा हुआ है, बिहार की जनता ने माइंड मेकअप कर लिया है कि आखिर बिहार की जो बदहाल स्थिति है वो किसने किया। बिहार में उद्योग नहीं लगा है, इसका किसने ऐसा किया। बिहार के युवाओं को पलायन नहीं रुका है, ऐसा किसने किया। कहीं ना कहीं जो बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बदहाल स्थिति है,
ऐसा किसने किया? अभी मैं बात करूं तो बिहार के जो पीएमसीएच की मैं बात करूं, वहां पर जो है कल जो है एक दलित बेटी की जो है गैंगरेप किया जाता है और पीएमसीएच जाते हैं लगातार 5 घंटे तक जो है वो जो है बेड के इंतजार में जो है बेटियां दम तोड़ देती है, लेकिन वहां के डॉक्टर जो है बैठे रहते हैं, बेटियां को बेड नहीं मिलती है। यही जो है पीएमसीएच की जो है बदहाली स्थिति है। बिहार के कहीं पर भी स्वास्थ्य व्यवस्था पर अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल जो है एकदम स्वास्थ्य व्यवस्था जो है जंजर हो चुका है। यही अगर सरकार अगर परिवर्तन का चाहती है, बिहार के नौजवान परिवर्तन चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार को भला हो सकता है। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। पंजाब कैबिनेट की एक अहम बैठक आज मुख्यमंत्री आवास पर हुई और इस बैठक के अंदर पंजाब सरकार ने राज्य की नई लैंड पूलिंग नीति को आज मंजूरी दे दी है। पंजाब सरकार की ये लैंड पूलिंग नीति आने वाले दिनों के अंदर पंजाब के करीब 27 डेवलप शहरों के अंदर लागू होगी और इस नीति से साफ है कि अब लैंड पूलिंग नीति के जरिए किसान अपनी जमीन स्वैच्छिक तौर पर पंजाब सरकार को दे सकेंगे और उसके बदले सरकार उनको कमर्शियल और जो रिहायशी प्लाट देगी और वो उस रिहायशी प्लाट और कमर्शियल प्लाट की जो कीमत है वो 3 करोड़ से भी ज़्यादा होगी। तो सीधे सीधे सरकार ने यह दावा किया है कि अगर कोई भी किसान इस लैंड पूल नीति के तहत अपनी जमीन को पंजाब सरकार को देता है तो उसको करोड़ों रुपए का मुनाफा होगा। और इस नई नीति में ये भी प्रावधान है कि किसी भी किसान से जबरन जमीन वसूली नहीं जाएगी। किसान जब तक एनओसी नहीं देगा तब तक उनकी जमीन जो है वो पंजाब सरकार अपने अधीन नहीं लेगी और उससे पहले किसानों की मर्जी जो है वो जानी जाएगी। लेकिन इसी बीच पंजाब सरकार ने एक इस नीति में नया एक प्रावधान ये भी जोड़ दिया है कि अगर किसी किसान के पास 9 या 10 एकड़ जमीन है और वो पूरी जमीन सरकार को देना चाहता है तो उसके बदले 3 एकड़ एक डेवलप जमीन का पूरा हिस्सा पंजाब सरकार उस किसान को देगी। और अगर उस कुछ किसान इकट्ठे होकर 50 एकड़ से ज्यादा जमीन सरकार को देते हैं तो उसका करीब करीब 60% हिस्सा यानी कि 30 एकड़ के आसपास की जमीन जो है वो डेवलप करके किसानों को दी जाएगी और किसान अपनी मर्जी से वहां पर कमर्शियल और व्यावसायिक प्लाट काट सकते हैं। यानी कि इस नीति से किसान अब डेवलपर यानी कि अब वो एक तरीके से रियल स्टेट से जुड़े उद्योग में भी शामिल हो सकते हैं। और इससे सरकार का ये मानना है कि इस नई नीति से एक तो पंजाब के अंदर जो अवैध कॉलोनियां हैं वो बननी बंद होंगी और इससे सीधा किसानों को फायदा होगा, इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहेगी। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार एक और वादा पूरा करने जा रही है। आपको बता दें कि यमुना का मुद्दा दिल्ली के अंदर बड़ा चुनावी मुद्दा रहा। पिछली सरकार ने यमुना को लेकर के कई बड़े वादे किए थे। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो यमुना को साफ स्वच्छ करेंगे और यमुना के आसपास नया डेवलपमेंट करेंगे जो भारत के लिए एक धरोहर होगा। लेकिन पिछले 13 साल तक आम आदमी पार्टी यमुना रिवर पॉइंट पर कोई काम नहीं कर पाई। हालांकि एलजी, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान देखने को मिली। जब भी ये सवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं से किया जाता था कि यमुना की साफ़ सफाई नहीं हुई तो ये कहा जाता था केंद्र सरकार का पूरा समर्थन उन्हें नहीं है और एलजी उन्हें काम नहीं करने देते हैं। लेकिन अब जब से दिल्ली के अंदर बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार बनी है तब से लगातार काम तेज़ी के साथ हो रहे हैं। अधिकारियों और एलजी से सरकार की कोई खटपट नहीं नज़र आ रही है। वहीं यमुना को लेकर के दिल्ली में एक बड़ी खबर आई है। यमुना को डेवलप करने की डेडलाइन तैयार कर दी गई है। 30 जून 2026 तक यमुना को बेहद खूबसूरत किया जाएगा। 30 किलोमीटर के एरिए में कई पार्क, कई फुवारे, मूर्तियां लगाई जाएंगी। साथ ही बच्चों के खेलने के लिए झूले का इंतज़ाम किया जाएगा और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसको प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग म्यूज़ियम बनाए जाएंगे। 30 किलोमीटर के इस एरिए को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए डीडीए के अधिकारियों के साथ मिलकर यमुना अथॉरिटी की बैठक हुई है जिसमें फैसला किया गया है कि 30 जून तक तय प्लान के मुताबिक ये तमाम काम ख़त्म करने होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि हम यमुना को साफ स्वच्छ करेंगे और दिल्ली में एक नया ऐतिहासिक घूमने का स्थल जिस पर अपनी सांस्कृतिक धरोहर चमकती होगी वो हम देंगे। अब ऐसे में डीडीए की तरफ से 30 जून 2026 की डेडलाइन तैयार कर दी गई है।
30 जून तक दिल्ली वालों को, 30 जून 2026 तक दिल्ली की जनता को एक बेहद खूबसूरत रिवर पॉइंट यमुना के रूप में मिलने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। सिटी रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। बता दें कि प्रदेश सरकार इस महीने एक मुश्त 3 माह का जो चावल है वो राशन कार्डधारियों को एक मुश्त देने का निर्णय लिया है और इस परिप्रेक्ष्य में जिले के सभी कलेक्टरों को निर्देश भी जारी किया जा चुका है। वहीं 3 महीने के राशन का परिवहन का स्टॉक भी जाना शुरू हो गया है और 1 जून से 7 जून तक चावल उत्सव मनाया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में जो हितग्राही हैं लगभग 81 लाख राशन कार्डधारियों को एक मुश्त 3 महीने का चावल दिया जाएगा। बता दें कि बारिश के चलते ग्रामीण अंचलों में कई जगह चावल की ट्रकें पहुंचने में काफी दिक्कत होती है। वहीं हितग्राहियों को भी जो वनांचल क्षेत्र है वहां नदी वगैरह पार कर राशन के लिए लेने के लिए जाने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन सभी चीजों के चलते प्रदेश सरकार ने एक मुश्त 3 महीने का जो राशन है हितग्राहियों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में जो हितग्राही है वे लोग भी काफी खुश हैं कि उनकी जो अब कई काम और खेती बाड़ी है उनके चलते कई बार उनको बारिश में जो राशन दुकान है जाने में परेशानी होती थी, तो एक मुश्त जो 3 महीने का चावल नहीं मिलने के बाद हितग्राहियों में भी काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ परमेश्वर राजपूत। देश में एक बार फिर से कोरोना ने यू टर्न ले लिया है और कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल 2023 अप्रैल में 3000 मामले सामने आए थे और उसके बाद अब जो ये 2025 चल रहा है 2 जून को जो नए मामले सामने आए हैं वो 3961 हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना संक्रमण के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अगर हम ICMR या फिर WHO की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भले ही ये संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन इसमें लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो कोरोना के नॉर्म्स होते हैं उन सारे नॉर्म्स को फॉलो करिए, हाथ धोते रहिए और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क जो है वो आप जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूर पहनिए। इसके साथ ही जो तमाम राज्य सरकार हैं जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर राज्य सरकारों ने सरकारी अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा है। इससे पहले हमने आपको दिल्ली का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है लोकनायक अस्पताल जो कि कोविड के लिए सबसे बड़ा माना जाता है उसकी हमने आपको तैयारी दिखाई। वहां पर एक डेडिकेटेड वार्ड तैयार किया गया है, कोरोना संक्रमण के मरीजों को वहीं पर ही रखा जा रहा है और साथ ही ऑक्सीजन की जो सिलेंडर है वहां पर पर्याप्त रखे गए हैं और साथ ही वेंटिलेटर की भी संख्या बढ़ा दी गई है। और अब इसी कड़ी में हम दिल्ली में भी दूसरे हॉस्पिटल आए हैं और बहुत बड़ा और बहुत फेमस अस्पताल है, ये RML अस्पताल है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कोविड पेशेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड वार्ड यहाँ पर तैयार किया गया है। और जो डॉक्टर पवन कुमार है RML के कोविड यूनिट के इंचार्ज हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि ये जो वार्ड बनाया गया है यहाँ पर 9 पेशेंट्स को जो है वो रखा जाता है, 9 बेड्स हैं यानी इसके अंदर। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरे यहाँ पर जो इनके स्टाफ है उसको पूरी तैयारी की गई है, यहाँ पर खड़ा किया गया है ताकि कोविड पेशेंट्स के अलावा कोई भी अंदर ना जा सके। और मास्क भी जो है यहाँ पर लोगों को पहनने के लिए बोला जा रहा है। और इसके साथ ही वेंटिलेटर की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। और डॉक्टर पवन कुमार का ये कहना है कि अगर आने वाले समय में दिल्ली में पेशेंट्स बढ़ते हैं और RML अस्पताल में आते हैं तो फिलहाल जो ये 9 बेड्स का डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन लोगों को ज़रूरत है कि वो सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और जितने भी पहले नॉर्म्स थे जैसा हमने आपको भी बताया, अगर ज़रूरत ना पड़े भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए, नियमित तौर पर हाथ धोते रहिए और साथ ही आप मास्क का उपयोग ज़रूर कीजिए क्योंकि भले ही बहुत तेज़ी से ये संक्रमण फैल रहा है लेकिन इसमें मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर जो है वो बहुत कम है। अगर हम सारे नॉर्म्स का पालन करेंगे तो हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अपने आसपास अपने परिवार और अपने तमाम जो प्रियजन हैं उनको भी सुरक्षित रखेंगे। तो इसलिए हमारा चैनल भी आप लोगों से अपील करता है कि आप लोग हाथ धोइए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।
अयोध्या में 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो ऐसे में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या में लगातार चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के दृष्टिगत हर एक व्यवस्था को मूर्त रूप दिया जा रहा है। जिस तरह से अयोध्या के आसपास जो भी जनपद है वहाँ पर भी जनपदों जो जनपद से आगमन के लिए जो रास्ते हैं अयोध्या में एंट्री पॉइंट पर, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे और बैरिकेटिंग भी की जा रही है। यानी श्रद्धालुओं को लेकर भी एहतियात बरता जा रहा है कि किसी भी श्रद्धालु को 5 जून के दिन कोई भी अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। जिस तरह से 5 जून को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है और राजा राम दरबार की स्थापना की जाएगी, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी पूरी व्यवस्था को वहां पर मूर्त रूप दिया जा रहा है। साज सज्जा की व्यवस्था को भी लगातार वहां पर मूर्त रूप दिया जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि जिस तरह से 22 जनवरी 2024 के दिन पूरी तैयारी और अयोध्या को सजाया गया था, जगमगाया गया था अयोध्या को, और उसी तर्ज पर आप देखिए कि 5 जून को जब राजा राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ऐसे में पूरी अयोध्या को कहीं ना कहीं सुंदरता का मूर्त रूप दिया गया है। अयोध्या को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। यानी जो 5 जून की तारीख है वो अहम है और कहीं ना कहीं 500 वर्ष से ज़्यादा का लोगों ने इंतज़ार किया है और वो इंतज़ार खत्म हो गया और कहीं ना कहीं जो मंदिर का पूरा प्रांगण है वो भी पूरी तरह से मूर्त रूप ले लिया है। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को ठीक करने के लिए अब नए सिग्नल सड़कों पर लगाए जाने जा रहे हैं, जिसके लिए लखनऊ में तमाम कवायदें की जा रही हैं। असल में लखनऊ में किस तरीके से यातायात सिस्टम को फॉलो कराया जाए, लोगों को किस तरीके से यातायात सिस्टम की सही जानकारी दी जाए, सड़क पर जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं उसके लिए किस तरीके से लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, इन तमाम चीज़ों को करने के लिए अब जिला प्रशासन और लखनऊ नगर निगम की टीम साथ में मिलकर काम करेगी। जिला प्रशासन की टीम और RTO की टीम भी ये बताएगी कि जो सड़कों पर सिग्नल होते हैं, लाइटों के अलावा स्पीड ब्रेकर का, आगे तीव्र गति मोड़ का, इन तमाम तरीके के सिग्नलों को किस तरीके से अब लोगों को प्रशिक्षित करना होगा, इसके पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के RTO प्रशासन और साथ ही साथ जिला प्रशासन दोनों की टीमें संयुक्त रूप से इसको लेकर के अभियान चलाएंगी और लोगों को ट्रैफिकिंग मैनेजमेंट सिखाने का काम करेंगी। RTO ऑफिस में भी लाइसेंस के तहत इन तमाम चिन्हों का प्रयोग किस तरीके से होता है इसके बारे में जनता को बताया जाता है। बावजूद इसके अब किस तरीके से आम जनता सड़कों पर चलेगी, चूँकि लखनऊ के ट्रैफिकिंग मैनेजमेंट की बात करें तो आए दिन लगातार VVIP मूवमेंट्स के अलावा अन्य कई मूवमेंट्स हुआ करते हैं, कई बड़े प्रोग्राम्स हुआ करते हैं जिसको लेकर के डाइवर्जन रहता है। डाइवर्जन के बाद पूरा लखनऊ जाम से कराह उठता है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब ट्रैफिकिंग मैनेजमेंट को किस तरीके से बेहतर किया जाए, किस तरीके से लोगों को ये जानकारी दी जाए कि ट्रैफिक किस तरीके से चलना है ट्रैफिक में, और सिग्नलों की लाइट के अलावा किस तरीके से जो चिन्ह हैं उनका प्रयोग करना है, उन तमाम चीज़ों को समझाने सिखाने के लिए अब जिला प्रशासन और साथ ही साथ RTO प्रशासन दोनों साथ में काम करेंगे और RTO के भीतर तो यह जानकारी लोगों को दी ही जाएगी। साथ ही साथ लखनऊ के बड़े चौराहों पर भी अभियान के तहत यह लोगों को समझाए जाने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं इरशाद अहमद। महाराष्ट्र की लाड़ की बहन योजना पर बड़ा खुलासा हुआ है। 2652 महिलाएं सरकारी कर्मचारी अब इस योजना से बाहर कर दी गई है। वजह जो है गलत तरीके से उठाया गया लाभ। महाराष्ट्र की लाड़ की बहन योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं, लेकिन अब सरकार को इस योजना के तहत मिली गड़बड़ियों को ठीक करना पड़ रहा है। सरकार ने पाया है कि 2652 महिला कर्मचारी जिनकी आय तय सीमा यानी 2.5 लाख रुपये से अधिक थी, फिर भी उन्होंने इस योजना का लाभ लिया है। इन महिलाओं को अब तक
3.58 करोड़ रुपये लौटाने होंगे। आईटी विभाग का कहना है कि ये संख्या और बढ़ सकती है। करीब 6 लाख कर्मचारियों की जांच अभी बाकी है। मुंबई, ठाणे, नासिक, नागपुर जैसे शहरों के शिक्षक और कर्मचारी जांच के घेरे में हैं। सरकार को इस योजना पर सालाना 36,000 करोड़ रुपये का खर्च आ रहा है। राज्य का कर्ज अब 9.36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ये एक अनुमान है। वित्तीय दबाव के चलते अब NSMN योजना की महिलाओं को 500 रुपये ही मिलेंगे। पहले ये राशि 1500 रुपये थी। शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार ने बिना जांच योजना लागू की। अब जनता से पैसा वापस लिया जा रहा है, जबकि जवाबदेही सरकारी अफसरों पर होना चाहिए था। तो लाड़की बहन योजना अब विवादों में है। सरकारी गड़बड़ी का खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, अमरावती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में लगातार कोरोना पेशेंटों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब हरियाणा में भी जो कोरोना के मामले हैं वो 56 तक पहुंच चुके हैं और इसमें 35 जो हैं एक्टिव केस अभी तक बने हुए हैं। तो वहीं अंबाला में पहली बार कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है 2 नज़र आई है। उसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर नज़र आ रहा है। ऐसे में हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में अभी तक जो टेस्टिंग प्रक्रिया है वो शुरू नहीं की गई है, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के इस कार्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। फरीदाबाद में बीते दिनों से कोरोना के मामले जो है सामने आ रहे थे, तो वहीं फरीदाबाद में इसके मामले करीब 8 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जिसमें से 2 लोग जो है रिकवर कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी फरीदाबाद के कई ऐसे अस्पताल जहां पर कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। हालांकि जब इन बारे में अधिकारियों से बातचीत की तो उनका कहना था कि जो किट है वो धीरे धीरे हॉस्पिटलों को पहुंचाई जा रही है और लोग बढ़ चढ़ कर कोरोना का टेस्ट कराएं। यदि किसी की खांसी, जुकाम या बुखार जैसी समस्या है तो उसका कोरोना का टेस्ट कराने के बाद अपने आप को और लोगों से दूर रखने का काम करें। तो वहीं कोरोना के मामले अब देश में लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरह से संख्या सामने आ रही है उससे अब लोगों में भी अवेयरनेस जो है जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि स्वास्थ्य विभाग समय रहते इस वायरस को फैलने से बचा सके। लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता या कहें कि सतर्कता देखने को नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से सतर्क रहने और मास्क लगाकर बाहर निकलने या कहें कि दूरी बनाकर रखने की बात कह रहा है, लेकिन उसका कोई असर अभी देखने को नहीं मिल रहा। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले पर आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी माने जाने वाले विजय भाटिया को EOW और ACB की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ लाया गया। हालांकि उन्हें एक दिन जेल में भी बितानी पड़ी। उसके बाद जो है EOW और ACB की स्पेशल कोर्ट में आज उन्हें पेश किया गया। पेश के बाद जो है ACB की टीम और EOW के द्वारा उन्हें 14 दिन की रिमांड मांगी गई, जिसके बाद दोनों पक्ष के सुनवाई के बाद 7 दिन की रिमांड जो है दिया गया, जिसके बाद जो है विजय भाटिया को जेल भेज दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत जारी है, क्योंकि बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में देश के सबसे बड़े 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा शराब घोटाले का मामला सामने आया था, जिसमें नकली होलोग्राम लगा करके जो है करोड़ों रुपए की चपत लगाने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले पर जो है कई बहुचर्चित नाम जो है अभी जेल की सलाखों के अंदर है, जिसमें पूर्व मंत्री जो है कवासी लखमा, अनुवर ढेबर जैसे कई शख्स जो है अभी जो है जेल की हवा खा रहे हैं। और ये जब ये जिक्र आता है शराब घोटाले का नाम, तो जो छत्तीसगढ़ का नाम जरूर आता है। अब विजय भाटिया जो है 2 सालों से लगातार जो है फरार चल रहे थे। लगातार जो है EOW और जो है ACB की टीम उसे तलाश कर रही थी। आखिरकार दिल्ली में उनका ठिकाना था, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब देखना यह होगा रिमांड में भेजने के बाद जो
जो है अब जो है भाटिया क्या क्या उगलते हैं और किसका किसका नाम लेते हैं और नया खुलासा इस शराब घोटाले में और किसका नाम आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राय, JK24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर चल रही यात्राओं की, क्योंकि अभी देखिएगा कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो भी कहीं ना कहीं पीक पर चल रही है। क्योंकि अभी तक देखा जाए जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं आसमान छूता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी तक देखा जाए कि जो कहा जाए कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन वहीं जल्दी ही कावड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने डबल चुनौती होने वाली है। एक और चारधाम यात्रा चल रही है और दूसरी ओर कावड़ यात्रा को भी संपन्न कराना है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अभी से ही तैयारियों में जुट चुका है। क्योंकि देखिएगा कि आज जो SSP हैं हरिद्वार के परमेंद्र डोभाल, उन्होंने निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के साथ साथ जिस तरीके से जो कावड़ यात्रा है वो भी चलनी है, उसको लेकर पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली जाएं। और लगातार देखा भी जा रहा है कि जो प्रशासन है उसके सामने कहीं ना कहीं डबल चुनौती जरूर है, क्योंकि एक और चारधाम यात्रा में आने वाली जो भीड़ है उसको भी संभालना है और दूसरी ओर जो कावड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी संभालना है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन के सामने डबल चुनौती है, लेकिन इन चुनौतियों को पार करते हुए कहीं ना कहीं दोनों ही यात्राओं को संपन्न करना है। इसको लेकर तमाम जगह की जो तैयारियां हैं वो पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जब भी कावड़ यात्रा चलती है या फिर चारधाम यात्रा चलती है तो सड़कों पर जाम का जाम कहीं ना कहीं जनता को झेलना पड़ता है और जनता के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो जाम का जाम श्रद्धालुओं को ना झेलना पड़े, जनता को ना झेलना पड़े, उसके लिए तमाम तरह की तैयारियां करने के निर्देश आज SSP हरिद्वार ने दिए हैं। और उसके साथ ही तमाम जगहों की जो पार्किंग है उनका निरीक्षण भी कहीं ना कहीं SSP परमेंद्र डोभाल ने किया है। और साफ तौर पर कहा गया है कि जो पार्किंग व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, यानी पार्किंग की संख्या है उसको बढ़ाया जाए ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत चारधाम यात्रा में और उसके साथ ही कावड़ यात्रा में ना हो। क्योंकि हम देखते हैं कि कावड़ यात्रा में भी दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं कावड़ यात्रा में हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचते हैं और गंगा जल लेकर अपने गाँव या शहरों को जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो कहीं ना कहीं भोले का अभिषेक करते हैं। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां करने के निर्देश आज SSP के द्वारा दिए गए हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK24 न्यूज, देहरादून।